मार्का हक जो हमने जो जंग जीती इंडिया के अगेंस्ट, उसके शॉर्टली आफ्टर दैट हर बंदा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, हर बंदा इतना ज़्यादा अपने मुल्क की फतह को मनाने के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ था. जोश और जज्बा हमने छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक देखा. और ऐसा जज्बा ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान में तो यहाँ पे क्योंकि हमने फतह हासिल की, तो मगर बाहर ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो है वो गैदरिंग थी. पाकिस्तानी सहाफ़त जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी नहीं खैर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है. तो जर्मनी में कैसा जर्नलिज्म आपको देखने को मिला? जर्मन सहाफ़त की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रेगुलेटेड सहाफ़त है. उनको पता है कि एक चीज़ मैं अगर कोट कर सकूं कि वहाँ पे अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो इट इज़ नॉट परमिसेबल कि आप वो चलते हुए उस एक्सीडेंट की आप वीडियो बना सकें. और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं म्यूनिख की बात करूं तो कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है. गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, यू नेम ऑल द. सो इट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि BMW जो कंपनी है दैट इज़ बेस्ड इन म्यूनिख. इसी तरह अलियांज जो एक इंश्योरेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो म्यूनिख बेस्ड है. तो म्यूनिख का बड़ा एक बड़ा खूबसूरत मिक्सचर है, ब्यूटीफुल सिटी. सिंस यू आर जर्नलिस्ट एज वेल और फिर फाइनेंस प्रोफेशनल, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड देन ऑल्सो मुझे ये है कि जर्नलिज्म मेरा पैशन है. तो ये एक बड़ा एक ऐसा बैलेंस है. वहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का मौका मिल जाता है. तो फैमिली के साथ अपना प्रोफेशन और साथ अपना पैशन, तो ये फिर एक ऐसा मिक्सचर है जो फिर मैं उसको देखता हूँ, एंजॉय किया बेसिकली. आपने जर्मनी में क्या देखा कि जो ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस फील्ड में है, ज़्यादातर कहाँ काम कर रहे हैं? होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड होते हैं, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल सर्विसेज की फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे काम कर रहे हैं. कि टूरिज्म के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हमें खूबसूरती जहन में आती है. तो जर्मनी में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को बस जाना चाहिए वहाँ पर? जी, जर्मनी अगर मैं एक बात आपको जर्मनी के अगर आप नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में समंदर उनकी पूरी साहिली पट्टी है. तो एक जर्मनी और साउथ में देखें तो ये पाकिस्तान से उल्टा एक उनका रिवर्स एक उनका सिस्टम है कि साउथ में उनके माउंटेनियस रीजन है. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज योर होस्ट राबिश शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. आज हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो कि जर्मनी में बेस्ड फाइनेंस प्रोफेशनल और राइटर हैं. ही इज अ जर्नलिस्ट एंड यूथ एक्टिविस्ट एज वेल. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सऊद बिन नोमान. लेट्स डाइव इनटू हिज इंस्पायरिंग जर्नी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. सर, योर अर्ली एजुकेशन वाज फ्रॉम लाहौर बेसिकली. आपने MBA किया. सो व्हाई MBA और व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट टुक यू टू द जर्मनी? जी, तो बेसिकली इनिशियली मैं जब पाकिस्तान में था देन आई डिड माय स्टडीज फ्रॉम कराची. और उसके बाद देन आई मूव टू जर्मनी फॉर माय हायर एजुकेशन फॉर माय मास्टर्स MBA. और मैंने वहाँ पे फिर ये परस्यू किया कि जब मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया पाकिस्तान के अंदर, देन आई थॉट कि मुझे एक इंटरनेशनल डिग्री की जो है वो आई फेल्ट कि मुझे जो है वो एक अचीव करनी चाहिए. ठीक है. एंड दैट देन ब्रॉट मी टू जर्मनी. और उसके बाद जो है मैं MBA मैंने वहाँ से किया. एंड इट वाज अ प्रोग्राम जिसके अंदर मुझे जो है कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना था ड्यूरिंग माय डिग्री. एंड ड्यूरिंग दैट इन थर्ड सेमेस्टर देन आई डिड माय इंटर्नशिप टू गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन द फोर्थ सेमेस्टर मैं ऑलरेडी अपना थीसिस लिख रहा था और साथ साथ एक जर्मन फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी के साथ भी मैं एसोसिएटेड था. सिंस यू आर जर्नलिस्ट एज वेल और फिर फाइनेंस प्रोफेशनल, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड देन ऑल्सो मुझे ये है कि जर्नलिज्म मेरा पैशन है. तो ये एक बड़ा एक ऐसा बैलेंस है. वहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का मौका मिल जाता है. तो फैमिली के साथ अपना प्रोफेशन और साथ अपना पैशन, तो ये फिर एक ऐसा मिक्सचर है जो फिर मैं उसको देखता हूँ, एंजॉय किया बेसिकली. Exactly. तो कल्चरल शॉक क्या लगा था सबसे पहले जर्मनी जाते ही? जी, बहुत इट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट. जब आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगती हैं. यहाँ पे हमें और तरह की रवायात हैं, यहाँ के कल्चर और तरह का है. वहाँ पे गए तो पहली दफ़ा हमें पता चला कि टाइम की कितनी अहमियत है. एग्जैक्टली. वहाँ पे एक जर्मन में एक टर्म यूज होती है पंक्टलिश, बिल्कुल शार्प.
up. So everyone is over there, you know, they try to follow the time और वो बिल्कुल पुंक्लिश होना चाहते हैं, and this is something जो help भी करती है हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं, अगर वो चीज़ें adopt करते हैं वहाँ की, तो उनको जो integration में बड़ा help करती हैं. अच्छा, there was a language barrier as well, तो language आपने पहले सीखी है और जर्मनी जाकर साथ साथ सीखी? नहीं, language मैंने वहाँ जाके start की, and to be honest, so German is not an easy language to learn. It is very tough, yeah. So it took me some time to, you know, kind of मुझे जो है German language में थोड़ी सी grip होने में, और अभी भी मेरा जो conversational level है, अब I'm quite comfortable, जिससे मैं वहाँ पे रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, even offices के अंदर भी जो है वो I'm at a level जहाँ पे converse easily कर सकते हैं. अच्छा सर, अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है, तो पाकिस्तानी सहाफ़त जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी नहीं, खैर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो जर्मनी में कैसा जर्नलिज्म आपको देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपने सही कहा. पाकिस्तानी सहाफ़त जो हम जिस तरह देखते हैं कि वी कैन, यू नो, टॉक अबाउट एनी टॉपिक, बड़ी एक अब खैर अब इट्स गुड कि एक रेगुलेशंस आ रही हैं और एक फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है, बट जर्मन सहाफ़त की बात करूं, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रेगुलेटेड सहाफ़त है. उनको पता है कि किस एक चीज़ में अगर कोट कर सकूं कि वहाँ पे अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, तो इट इज़ नॉट परमिसेबल कि आप वो चलते हुए उस एक्सीडेंट की आप वीडियो बना सकें, क्योंकि आप दूसरी की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हैं. ऐसा है. मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऑल्दो अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ होगा भी, बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है. और लोगों के अगर कोई हम देखते हैं कि कोई ऐसे वाकयात होते हैं जो कि इतने खुशगवार नहीं होते, तो लोग जाके माइक उनके जो है ना आगे कर रहे होते हैं, फील हो रहा है इस तरह की जो, तो वो इन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली इनसेंसिटिविटी, इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं. मगर इसका ऑन दी अदर हैंड मैं कई दफ़ा ये भी देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि लोग नहीं जिनके बारे में बात कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी कंट्रोल्ड चीज़ें हैं. ये नहीं है कि वहाँ भी बिल्कुल यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है जो जहाँ वहाँ पे आप प्रो नाजी होने में या हिटलर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा यू नो यू कांट से कि हिटलर ने कोई बहुत अच्छा काम किया या इस तरह का, तो दे हैव सम लॉज रिलेटेड टू इट जो कि बाउंड्रीज उन्होंने भी अपनी सेट की हुई हैं. सो सर, म्यूनिख की लाइफ कैसी थी? हाँ, म्यूनिख जो है इट्स अ वेरी, यू नो, इट्स अ सिटी जो कि मैं उसको कंपेयर इस्लामाबाद से तो नहीं करूँगा, बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेटर विलेज, जिसमें बोथ सिटी और एक विलेज का टच आता है. सराउंडिंग्स म्यूनिख के बहुत ही इंतहाई खूबसूरत हैं. सियाहती लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से म्यूनिख बहुत ज़्यादा वेल नोन है, क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी 1 से 2 घंटे की प्रॉक्सिमिटी में यू आर ऑलरेडी इन द माउंटेन्स. आप नेचर के अंदर होते हैं, यू आर ऑलरेडी गोइंग फॉर हाइकिंग, और देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज अराउंड. लेक्स बहुत खूबसूरत हैं, सो यू आर मतलब जस्ट एट द फुट हिल ऑफ द यू नो नेचर. आप नेचर से सराउंडेड है हर तरीके से. और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं म्यूनिख की बात करूं, तो कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है. गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, यू नेम ऑल द. सो इट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि BMW जो कंपनी है दैट इज बेस्ड इन म्यूनिख. इसी तरह अलियांज जो एक इंश्योरेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो म्यूनिख बेस्ड है. तो म्यूनिख का बड़ा एक बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल सिटी. अच्छा सर, अगर ईरान और अमेरिकन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बात करें, तो ओवरऑल पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, तो जर्मनी पर कितना असर आपने देखा? जी बहुत गहरा असर पड़ा है जर्मनी और खास यूरोप साइड और प्लस जर्मनी इटसेल्फ पे भी, क्योंकि अमेरिकन वैसे ही कुछ जर्मन, अगर हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो जर्मनी और अमेरिका के बहुत क्लोज ताल्लुकात रहे हैं. मगर इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ट्रंप के आने के बाद कुछ और भी वजूहात थी, जिसमें ग्रीनलैंड का एक इशू है, जिसमें जो ट्रंप जो चाह रहा था कि वो अमेरिका उसको किस तरह जो है कंट्रोल कर सके. और भी कुछ नेटो से रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं जिसमें ट्रंप चाहता है कि यूरोप जो है मजीद फंडिंग दे, बट जर्मन और यूरोपियन साइड से इस पे थोड़ी सी रिफ्रेन आया है. फिर यूक्रेन और रशिया वॉर में ट्रंप का ये कहना है कि यूरोप बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा है और उसको अपने ये मसाइल खुद हल करने चाहिए. तो ये एक बॉइलिंग पॉइंट था जो कि ईरान और US की वॉर बनी, जिसमें जब ट्रंप को ज़रूरत पड़ी यूरोप की, तो यूरोप ने
ने हाथ उठा लिए अकॉर्डिंग टू ट्रम्प। तो उस वजह से यूएस बहुत ज़्यादा नालां है, और जिस तरह दुनिया भर में एक फाइनेंशियल उसके इम्पैक्ट पड़े हैं, इसी तरह जो है जर्मनी में भी पड़े हैं। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, व्हेनेवर देयर इज़ अ वॉर तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो सामने आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन एवरी कंट्री वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी में इकोनॉमिकली कितना मतलब हालात ख़राब हुए और अब कितने स्टेबल हैं? जी, मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि इस वजह से एक जो पहले ही एक कि एक शिप जो थी वो ऑलरेडी सिंक तो नहीं मैं कहूँगा, बट स्टिल एक डाउनफॉल में थी at that point, yeah. बिल्कुल इस वॉर की वजह से वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ऑयल सप्लाईज जो हैं, ऑयल की कीमतें जो बेसिक एक उनका जो रॉ मटेरियल है, अब जर्मनी की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री है, उसकी कंपनी है BASF, वो उसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए। केमिकल इज़ रिलेटेड टू ऑटोमोटिव में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए। तो वहाँ पे क्योंकि सोशलिस्ट सोसाइटी है, तो जब कोई ले ऑफ होता है तो वो सारा बर्डन गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे पड़ता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को जो है उन अनएम्प्लॉयड लोगों को किसी ना किसी तरह टेक केयर करना पड़ता है। तो इसीलिए हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो डेफिनेटली एडवर्स इम्पैक्ट्स वहाँ पे भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मिस्टर सऊद, इफ़ वी टॉक अबाउट मार्का हक, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ही वाज देयर, उन्होंने खिताब किया ब्रसेल्स में, तो यू वर देयर आल्सो, तो वो एक फीलिंग कैसी थी और क्या देखा आपने? बिल्कुल जी, आई वॉज प्रेजेंट इन दैट इवेंट, और मैंने ये देखा कि ये अगस्त 2025 की बात है। मार्का हक जो हमने जो जंग जीती इंडिया के अगेंस्ट, उसके शॉर्टली आफ्टर दैट हर बंदा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, हर बंदा इतना ज़्यादा अपने मुल्क की फतह को मनाने के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ था। जोश और जज्बा हमने छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक देखा, और ऐसा जज्बा ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान में तो यहाँ पे क्योंकि हमने फतह हासिल की, तो मगर बाहर ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो है वो गैदरिंग थी। और आर्मी चीफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे आपके फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उनका खिताब बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था। लोगों के उन्होंने जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक भी था, और उसके बाद ये था कि लोगों ने उसको बहुत वेलकम किया और उसको बहुत ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि ये जो अब जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली उसी खिताब के तसलसल में ही हैं जो कि उन्होंने उस वक्त बातें जो डिलीवर की, और उसी तरह ही फिर आगे पाकिस्तान ने जो है अब एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा जो एक कामयाबी हासिल की। इतनी बड़ी वॉर जो हम लोगों ने यूएस और ईरान की मीडिएट की, तो आई थिंक सो दिस इज़ एक्सेप्शनल। और हम एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो सर बड़े फ़ख्र से बुलंद होते हैं, और हम बताते हैं कि हम ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं, और हमें जो है वो लोग अब एक डिफरेंट निगाह से हमें परसीव करते हैं, देखते हैं। अच्छा सर, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रगल्स, हम यही देखते हैं कि जो भी पाकिस्तान से किसी बाहर की कंट्री में जाता है तो दे फील देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत होते हैं, काम बहुत डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। तो आपने जर्मनी में क्या देखा कि जो ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस फील्ड में है, ज़्यादातर कहाँ काम कर रहे हैं? जिस तरह हर कम्युनिटी में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे बाहर जाके उनकी इकोनॉमीज़ को, उनकी कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड होते हैं, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल सर्विसेज की फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे काम कर रहे हैं। मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी मेहनत कश हैं, वहाँ की इकोनॉमी पे जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बर्डन भी बनते हैं, और दैट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू आवर कम्युनिटी। हम वहाँ पे लोग इस चीज़ को डिस्करेज भी करते हैं और बताते भी हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ओवरऑल हम लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं। और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि उनकी जो स्ट्रगल है even to manage the studies along with जो अपना लाइफ जो लाइफस्टाइल, जॉब एंड एक्सेट्रा, उनको जो मैनेज करना पड़ता है, that is exceptional। अच्छा सर, जर्मनी में राइट विंग पॉलिटिक्स और मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि राइट विंग वहाँ की पार्टी है AFD। अभी रिसेंट पोल्स के अंदर उनकी मकबूलियत तारीख में जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुँची है, जिसका मतलब है कि अगर अब सितंबर में कुछ स्टेट इलेक्शंस होने हैं तो उसमें उनकी जो मकबूलियत है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27%, विच इज़ द हाइस्ट अमंगस्ट ऑल दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक कंसर्निंग बात है, ख़ास तौर पे क्योंकि राइट विंग हमेशा थोड़े एंटी इमिग्रेंट, एंटी माइग्रेंट
مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہاں کے جو ہم یہاں سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ریڈیکل چینجز لے کے آئیں گے. ہاں جو انلیگل قسم کی ایکٹیویٹیز میں یا انلیگل طریقے سے گئے ہوں شاید ان کا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح محاسبہ کریں, مگر فار دا پیپل ہو آر آلریڈی سرونگ اوور دیئر اینڈ ہیو کیپٹ دیئر ریکارڈ کلیئر, آئی تھنک سو دیٹ شوڈنٹ بی. بالکل. اچھا سر, اف وی ٹاک اباؤٹ دا ٹورزم, دیٹس اے ویری بیوٹیفل ورڈ ان اٹ سیلف, کہ ٹورزم کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں خوبصورتی ذہن میں آتی ہے. تو جرمنی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگوں کو بس جانا چاہیے وہاں پہ؟ جی جرمنی, اگر میں ایک بات آپ کو, جرمنی کے اگر آپ نارتھ میں دیکھیں تو نارتھ میں سمندر ان کی پوری ساحلی پٹی ہے, تو ایک جرمنی, اور ساؤتھ میں دیکھیں تو یہ پاکستان سے الٹا ایک ان کا ریورس ایک ان کا سسٹم ہے کہ ساؤتھ میں ان کے ماؤنٹینیس ریجن ہے, اور ان بٹوین خوبصورت لینڈسکیپس ہیں, بہت سینک بیوٹی وہاں پہ آپ کو پورے جرمنی کے اندر پائی جاتی ہے, ہسٹوریکلی بہت رچ ہے. اسی طرح آپ اگر میں جیسا ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں تو ساتھ ہی آسٹریا اور وہ ریجن شروع ہو جاتا ہے. ٹیرول کا ایک ریجن دنیا میں فیمس ہے خوبصورتی کے لیے, اور جرمنی کے اٹ سیلف سراؤنڈنگ میں لیکس بہت زیادہ ہیں. تو اگر کوئی لوگ جو کہ پیس آف مائنڈ چاہتے ہوں اور سینک بیوٹی کے جو ہے مداح ہوں, ان کو جرمنی کے یہ سٹیز پھر ہسٹوریکل سٹیز ہیں. علامہ اقبال, What's your favorite by the way? میں آئی وڈ سے کہ میرا فیوریٹ جو ہے وہ تو میونک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میونک کا بالکل میں جی وہاں پہ رہتا ہوں, اور آئی ہیو بین تھرو آل دا انز اینڈ آؤٹس آف میونک, اور پھر اس کے بعد سراؤنڈنگز وہاں کی بہت خوبصورت ہے. ایک تاریخی بات اگر میں میونک کے بارے میں یہ بھی بتا سکوں کہ علامہ اقبال نے جو اپنی فلسفی کی جو ان کی جو پی ایچ ڈی تھی, جو ڈاکٹریٹ تھی, اس کی جو ڈگری جو اسائن ہوئی ہے ان کو جو دی گئی ہے, وہ بیسیکلی LMU یونیورسٹی جو لڈوگس میکسیملین یونیورسٹی میونک کی جو یونیورسٹی ہے وہ وہاں کی ہے. آلدو انہوں نے اپنا قیام جو ہے وہ زیادہ ہائیڈلبرگ میں رکھا, اور ہائیڈلبرگ بھی ایک بہت خوبصورت سٹی ہے فار شور, مگر ان کی جو ڈگری نامنیٹ ہوئی ہے, اور ان کا ایک مجسمہ بھی علامہ اقبال کا میونک کے شہر کے بیچوں بیچ ہے. سر اگر لاہور اور میونک میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے کہ آپ کو اگر چوز کرنا پڑے تو واٹ وڈ یو چوز؟ جی یہ بڑا آنسر از ویری کلیئر ٹو می بٹ اسٹل نہیں جی, دل ہمیشہ لاہور میں ہے, اور فی الحال جو ہے پریزنٹلی جو بیسڈ ہے وہ میونک میں ہے. تو بس آئی وڈ سمرائز. اچھا جرمنی جا کر پاکستان کی کیا چیز سب سے زیادہ یاد آتی تھی؟ کھانے تو نہیں یاد آتے تھے؟ بالکل جی, کھانے جو ہیں وہ ہمارا جو کوزین ہے دیٹ از اگر ہم انمیچبل, دیٹس ٹرو. ایون اگر ہماری کوئی ملٹی کلچرل قسم کی کوئی وہاں پہ کمیونٹی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, تو اگر ہم اپنی بریانی یا اگر ہم اپنے سموسے اور اس طرح کی چیزیں لے کے جائیں, پکوڑے لے کے جائیں, تو وہ تو ہر قسم کے جو ملٹی کلچرل اور ملٹی نیشنل لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, دے جسٹ گیٹ فین آف آور کوزین. تو فار شور کھانے. بٹ سر آپ نے ینگ یوتھ کی بات کی, ینگ جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اف دے ایون پلان ٹو گو ٹو دا ادر کنٹری, تو وہ کیسے, اگر کسی کوئی جانا چاہتا ہے جرمنی تو اس کے لیے بیسک اسٹیپس کیا ہیں؟ بہت آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے, اور یہ میں اس میں سب سے پہلے جو میرا مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس دن آپ یہ اسرٹن کر لیں کہ آپ نے جرمنی جانا ہے اپنی پڑھائی کے لیے, ہاؤس بلڈنگ ایک وہاں کی ہوتی ہے, ووکیشنل ٹریننگ جس طرح ہم کہتے ہیں, اس کے لیے تو فرسٹ اسٹیپ وڈ بی کہ آپ جرمن لینگویج کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 6 مہینے سے 1 سال تک جرمن لینگویج کے اوپر اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں, کیونکہ لینگویج از دا بیسک کی ٹو سکسیڈ ان جرمنی. آپ نے جیسے ہی اپنی جرمن لینگویج کو بہتر کر لیا, آپ نے جو ہے وہاں کی جو پری ریکوائرمنٹس ہیں, پھر ایک ان کی ویب سائٹ ہے DAAD.DE. ٹھیک ہے, یہ ان کی سینٹرلائزڈ قسم کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر یونیورسٹیز سے ریلیٹڈ ادر کورسز ان کے سارے اس میں لسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو چاہیے کہ اس ویب سائٹ پہ جائے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, DAAD.DE. یہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ جائیں, یہاں پہ جا کے دیکھیں کہ آپ سے ریلیٹڈ کون سے پروگرامز وہاں پہ آفر ہو رہے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا بیسک ریسرچ کر کے جائیں. ایگزیکٹلی, اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے اسکل کو آپ ایکوپ کر لیں, تو یو ول ڈیفینیٹلی اینڈ اپ ان جرمنی ہیونگ اے گڈ ڈگری انشاءاللہ. فائنینشلی ادھر اسٹے کرنا کتنا آسان ہے؟ ریزیڈنسی ہوتی ہے اور پھر آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, فوڈ ہوتا ہے, ایوری تھنگ.
दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को यहाँ बैठे हुए जब आपको एडमिशन मिल जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ब्लॉक्ड अकाउंट का, जिसकी अब आजकल मेरा ख्याल है लिमिट इज अराउंड 13,000 यूरोज. आपको यहाँ पे बैठे हुए वहाँ के एक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर 13,000 यूरो जमा करवाने हैं, मगर वो 13,000 यूरो आपके ही हैं. कस्टडी गवर्नमेंट के पास है या बैंक के पास है, बट वो आपके ही हैं. और जब आप जर्मनी लैंड करेंगे तो वो ऑन अ मंथली बेसिस वो अनवाइंड करके आपको उस अकाउंट में आपको वो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें 7 से 800 तकरीबन यूरो या 900 यूरो हर महीने अनवाइंड करते रहेंगे, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को जाके 13,000 को एक रात में ना खर्च कर लें. तो वो इस तरह फिर मंथली बेसिस पे वो अपोर्शन करते हैं. फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने दोस्त वगैरह जो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने जाके इवन मैंने वहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स की हैं. इसमें कोई ऐसी वो नहीं, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, आप जाके अर्न करते हैं, अपनी लिविंग को खुद मेंटेन करते हैं. एक अर्ली एज से आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि यू हैव टू अर्न एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एक उनका कॉन्सेप्ट है, जो कि वो शुरू होते से ही बच्चों को सिखाते हैं कि आपने किस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना है, सेल्फ सस्टेनेबल होना है. इसी तरह आपने अदर टर्म्स में भी, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इंडिपेंडेंसी वो आपको सिखाते हैं. So this is kind of a system that. अच्छा मिस्टर साउथ, कल्चरल डिफरेंसेस असाइड, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व तो की होंगी, तो आप हमारी यंग जनरेशन को यहाँ पर मौजूद, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स? बहुत अच्छा ये सवाल इस तरह भी है कि मैंने जो वहाँ पे देखा, जो हमारी यूथ एज कम्पेयर टू जो वहाँ पे है, वो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो हम यहाँ पे लैक करते हैं इनिशियली, वो है सिविक सेंस. सिविक सेंस और साथ इखलाकियात. अगर हम छोटे होते से ही ये अपने लोगों को सिखाना शुरू कर दें कि जी कि आपने अगर लेन, एक रोड है, आपने अपनी लेन में चलना है, इस लेन का ये मतलब है. वहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप पूरे गियर्स पहना के, हेलमेट हो गए, पैड्स हो गए, सब कुछ साइकिल पे डाल देते हैं. खुद वो साइकिल पे चल रहे होते हैं, साथ बच्चा साइकिल पे होता है, उसको बताते हैं कि ये सिग्नल है, आपने यहाँ पे आके रुकना है, रेड लाइट का ये मतलब है. प्रैक्टिकली बेसिकली करके दिखाते हैं. इसी तरह जब रोड के आपको सेंस देते हैं कि रोड लेन्स आपने स्विच करनी है तो किस तरह करनी है, तो ये बेसिक छोटी छोटी जो सिविक सेंस हैं, 6 साल तक वो सिर्फ इसी पे ही काम करते हैं. वो पढ़ाई की तरफ वो खुद ही बच्चा सीख रहा होता है कि 1 क्या है, 2 क्या है, कलर्स किस तरह, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से ही लर्निंग करवाते हैं बच्चों को. तो आई वुड से कि अगर हमारे अंदर भी ये एक चीज़ आ जाए, सिविक सेंस अगर बच्चों को शुरू से शुरू करवा लें. सेकेंडली इखलाकियात है. मैं आपको एक वाकया बताता हूँ. आपने वो बात की थी कि क्या ऐसी चीज़ आपको बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो मैंने बताया, मैं एज अ स्टूडेंट जब वहाँ पे गया तो मेरे पास स्टूडेंट्स का ग्रुप था, तो उसमें एक जर्मन लड़की थी, जूलिया उसका नाम था. अच्छा, और साथ इंडियंस भी होते हैं. तो एक इंडियन लड़के ने वहाँ पे उसको, जूलिया से जब उसकी बातचीत हुई तो उसने कहा मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा तुम्हारी बर्थडे पे, जो कि आ रही थी. ठीक है. तो उसने बड़ी जैसे जैसे बर्थडे अप्रोच हुई तो उसने उस पर बात की कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा. उसने कहा ऐसा क्या गिफ्ट है, ये बार बार क्यों मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं. तो वो जिस दिन उसकी बर्थडे थी तो हमारे डॉर्म्स के अंदर वहाँ पे एक वॉशिंग एरिया था जहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई थी. उसने कहा कि जी के नॉर्मली उस वॉशिंग मशीन के अंदर 1 यूरो का आप सिक्का डालते हैं तो आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं. वो एक साइकिल चलाती है, और ये एक नीचे जाके एक वॉशिंग मशीन के बटन है, तुम ये दबाओगी तो तुम्हें पैसे नहीं डालने पड़ेंगे और वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाएगी. कोई और होता तो शायद वो ये कहता कि वाह ये तो बड़ा तुमने जो है एक ट्रिक बताया. मगर उस जर्मन की बात सुन के, जूलिया की बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी भी हुई, और मुझे ये हुआ कि देखें ये हमारे एक इक़दार का फ़र्क है कि दीवार पे लिखा हुआ था वहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर कि इफ़ यू हैव टू यूज़ द वॉशिंग मशीन इंसर्ट 1 यूरो कॉइन. तो उसने उसको कहा जब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है और ये रूल है तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो. तो ये बेसिकली उनके अखलाकियात का ये लेवल है. दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई गॉट फ्रॉम जर्मन्स. तो ये चीज़ अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल शुरू से अगर हम बता दें, और अगर हमारा इस तरह का लाइफस्टाइल हो जाए कि जो रूल डिफाइंड है
اگر اس پہ ہم چل لیں اور ان اخلاقیات پہ آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم نے بھی ہمیں یہ اسی چیز کا درس دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم وی ول بی ہماری قوم بہت زیادہ باشعور قوم ہے, ہم محنتی قوم ہے, بس یہ تھوڑا سا اسٹرکچرل چینجز آ جائیں تو میرا خیال ہے. ویل تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز لولی نوئنگ یور جرنی اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.